स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान का तीसरा अध्याय तंतु से वस्त्र तक। अगर आपने पिछले 2 अध्याय नहीं पढ़े हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। तो चलिए तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्हें प्राप्त पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर गए और वस्त्र सामग्री का विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लेषित हैं, मतलब कि कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान पर बहुत से रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली तथा बूझों ने अत्यधिक उत्तेजना दिखाई और उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझों ने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने क्या देखा कि बेडशीट, जो बिस्तर बिछाने की चादर होती है, कंबल, पर्दे, मेज पॉस, तौलिए, झाड़न जो डस्टर होता है आदि, ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप जानते हैं इन वस्त्रों में कुछ की पहचान कर सकते हैं? देखते हैं हम आगे। ये अगर आगे बढ़ते हैं, वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1 क्या कहता है? अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके देखिए। उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछ के पता लगाइए कि वह सूती, रेशमी, ऊनी या संश्लिष्ट है और उस पर लेबल लगाइए। ठीक है। क्या आप जानना चाहते हैं विभिन्न प्रकार के कपड़े किस प्रकार बनते हैं? हम देखते हैं आगे। ठीक है। क्रियाकलाप 2 क्या कहता है? सूती कपड़े की वही टुकड़ा लीजिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 पर लेबल लगाया है। ठीक है। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो आप पिन अथवा सुई की सहायता से एक धागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हमें देख सकते हैं कि धागों को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये धागे किससे बनते हैं वे हम आगे देखते हैं। तंतु। क्रियाकलाप 3 क्या कहता है? किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इसके तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश, ठीक है, जैसे कि इसमें चित्र में दर्शाया गया है। क्या आप सिरे को देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। ठीक है। विखंडित मतलब ऐसे फैल जाता है आगे से। हम इसको अंगूठे से करेंगे, खुरचेंगे तो ऐसे विघटित हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास कीजिए। ठीक है। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तांगों से मिलकर बनते हैं तथा तांगे भी तंतु से मिलकर बनते हैं। और ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्र सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तथा जंतु से प्राप्त तंतु से बनते हैं। उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई, जूट मतलब कि पटसन जो होता है, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होने वाले उदाहरण हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कृत्रित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश या फिर ऊँट के बालों से प्राप्त किया जा सकता है।
रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का उपयोग किया जाता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, कुछ पादप तंतु कौन कौन से हैं वह देखते हैं हम। रुई। क्या आपने कभी तेल के लेपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? जो हम तेल के लैंप बनाते हैं उनमें हम बत्ती लगाते हैं, पूजा में भी अपन बत्ती लगाते हैं, वो किसकी बनी हुई होती है? इन बत्तियों को बनाने में आप क्या उपयोग में लेते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाइयाँ अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, उसे खींचकर पृथक कीजिए, उसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियों जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनती है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेत में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली एवं जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप का फल लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने के पर बीज टूटकर खुल जाता है। अब कपास तंतुओं के ढके बिनौले कपास के बीज देखे जा सकते हैं। क्या आपने ऐसा कपास के देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? इस खेत कपास के परिफुलवों रेवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम से ढक गया हो, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये बीज खुल गए हैं और उनके अंदर से कपास बाहर आ रही है। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीज को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनें का उपयोग किया जाता है। जूट, पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने में से पहले सभी तांगों को में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये पटसन पादप है। ये रुई से धागा बनाया जा रहा है। रुई से, ठीक है। सूती धागे की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 में देखते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप धागा बना सकते हैं? बना के देखिएगा। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ठीक है, ऐसा करने से रेशे आपस में पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, जैसे कि इस दृश्य में दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथ से प्रचलित कताई का उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखे के उपयोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी ने स्वतंत्र आंदोलन में एक पक्ष में के रूप में किया था। लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कतों तंगों से बने वस्त्र पहनने तथा ब्रिटेनों की मिलों से बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। आगे देखते हैं।
वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों द्वारा किया जाता है। कताई के पश्चात तांगों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं तागों से वस्त्र कैसे बनता है। तागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ, कई विधियाँ हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियाँ हैं, बुनाई व बंधाई। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्रों तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5 में क्या कहता है? विभिन्न रंगों के 2 कागज़ की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए गए अनुसार रेखा खींचिए। ठीक है, ये दिखाई गई है। दूसरी शीट पर 3.12 बी के अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए। फिर शीटों को मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला दीजिए और एक शीट की पट्टियों को एक दूसरे के शीटों को कटवों से दिखाए गए अनुसार बुनिए। ठीक है, जैसे इसमें हम काटना है, इस प्रकार इसमें काटना है, लाल और हरी दोनों को, फिर आपसे आपस में बुनना है। ठीक है, तो ऐसा हमें पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। इस ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई है। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? उनकी बुनाई नीटिंग, किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आप कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखना। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचा चला जाता है तथा वस्त्र उधरता जाता है। मोजे और बहुत से अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों द्वारा की जाती है। दोनों ही प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों को उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चर्म और समूर से बने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ किया और लोग पतली पतली टहनियों तथा घास को बूनकर चटाइयों तथा डेलियां बनाना सीख गए। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देखकर लंबी लड़ियां बनाई गई। उनको बूनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटतम क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। ठीक है, वह शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ ही लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करना आरंभ किया और कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ और पगड़ियों से बना बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देशों में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता है, ठीक ही इसी प्रकार वस्त्र व पहनावे में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, हम अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक कौन कौन से हो गए? हमें पता है, ऊन,
रुई, रेशम, पटसन। ठीक है, ऊन, रुई, रेशम, पटसन क्या है? प्राकृतिक है। और नायलॉन और पॉलिस्टर क्या है? संश्लिष्ट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तंतुओं से तागा बनता है, सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है? नहीं, असत्य है। जूट नारियल के बाहरी आवरण से बनता है? असत्य है। ठीक है, रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं? गलत। नहीं, सत्य है। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है? बिल्कुल सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं? असत्य है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? असत्य है, पॉलिस्टर एक कृत्रिम है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान और खालिस्तान से पादप तंतु प्राप्त किए जा सकते हैं। पादप तंतु किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? रुई और पटसन से। रुई और पटसन से हम तो रुई व पटसन। अगला देखते हैं। खालिस्तान और खालिस्तान जांतव तंतु हैं। जांतव तंतु कौन हो गए? ऊन व रेशम। ठीक है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? पता है हमें। रुई तो जो कपास का फूल होता है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, और जो जूट होती है, पटसन होता है, वह पटसन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो रुई किससे प्राप्त होता है? उसके फल या फूल से। और जो पटसन होता है वह उसके तने से प्राप्त होता है। नारियल तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं का नाम लिखिए। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टोकरी हो गई, रस्सी हो गई। ठीक है, टोकरी, रस्सी लिख दीजिएगा। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। हमें पता है कि तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। इसमें क्या करते हैं? तंतुओं को सबसे पहले उनके स्रोत के अंदर से निकाला जाता है, फिर घुमाकर तागा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में दो उपकरणों की सहायता ली जाती है, या फिर तकली या फिर चरखा। कताई के लिए तकली और चरखे जैसे सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर कताई मशीनों का उपयोग में लिया जाता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार पढ़ने के लिए। चलिए, धन्यवाद।